डीएनए मित्रों, आज के विश्लेषण की शुरुआत उस खबर से जिसने भारत और अमेरिका के संबंधों की अनिश्चितता को दूर किया है, जिसने टैरिफ को लेकर भारत को बड़ी राहत दी है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से राजनीतिक विरोध भी तेज हो गए हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है। डीएनए मित्रों, टैरिफ को लेकर संशय के बादल छटने का असर हम सभी की जिंदगी पर कहीं ना कहीं पड़ेगा। यही वजह है कि स्ट्रीट ट्रेड डील से जुड़े हर सवाल को आज हम डिकोड करेंगे। डीएनए मित्रों, भारतीय समय के मुताबिक सोमवार रात 10:28 पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% करने का ऐलान किया। साथ ही भारत के साथ ट्रेड डील की भी घोषणा की, जिसको लेकर पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही थी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद कहा कि भारत के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा। बाद में अमेरिकी दूतावास की तरफ से यह सफाई भी आई कि रूस से तेल खरीदने को लेकर जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था, उसे भी हटा लिया गया है। यानी अमेरिका भारत पर 50% की जगह 18% ही टैरिफ लगाएगा। डीएनए मित्रों, अमेरिका ने करीब 6 महीने पहले भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया था। दो ही देश थे जिन पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया गया, एक भारत और दूसरा ब्राजील। लेकिन ट्रंप की तरफ से टैरिफ में कटौती के बाद भारत पर अमेरिकी टैरिफ भारत के पड़ोसी देशों की तुलना में कम हो गया है। डीएनए मित्रों, भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई महीने से ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी। ऐसे में अचानक ट्रंप की तरफ से इस ऐलान ने हर किसी को चौंका दिया। कूटनीति के जानकार ट्रंप के इस फैसले को यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील से जोड़ रहे हैं। 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते का ऐलान किया। उसके 5 दिन के बाद ही ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा कर दी। यानी कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की डील का असर ट्रंप के फैसले पर जरूर रहा होगा। इस डील से ट्रंप के पास यह संदेश जरूर गया होगा कि भारत ने वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया है। डीएनए मित्रों, टैरिफ कम होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, भारत के उद्योगों को क्या लाभ होगा, इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले जानते हैं कि अमेरिका से लेकर भारत तक इस घोषणा का तुरंत क्या असर हुआ। इसकी शुरुआत अमेरिकी बाजार से करते हैं। टैरिफ घटाने की घोषणा होते ही अमेरिका के डाउ जोन्स में 1% की तेजी आई और यह 515 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स में भी 0.5% से ज्यादा तेजी आई और यह रिकॉर्ड क्लोज के करीब पहुंच गया। वहीं नेस्डेक में भी 0.5% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिकी बाजारों में लिस्टेड भारतीय कंपनियों के शेयर चढ़ गए। विशेष रूप से आईटी और फार्मा कंपनियों के शेयर में अच्छी बढ़त देखी गई, क्योंकि टैरिफ का सबसे ज्यादा असर इन्हीं कंपनियों पर पड़ रहा था। डीएनए मित्रों, भारतीय शेयर बाजार पर डील के असर से पहले आपको अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसके असर के बारे में भी जानना चाहिए। इस डील से अमेरिकी किसानों और कृषि क्षेत्र को फायदा होगा। उन्हें भारत के बाजार में पहुंच मिलेगी। इससे अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। चीन और ब्राजील से तनाव के बीच अमेरिका के किसानों के लिए यह अच्छी खबर है। अमेरिका को उम्मीद है इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अमेरिका को यह उम्मीद भी है कि भारत को अमेरिका निर्यात में बढ़ोतरी होगी, जिससे अमेरिकी जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। साथ ही भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा। अभी अमेरिका के साथ व्यापार में भारत का ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर के आसपास है। ट्रेड डील से अमेरिका इसमें कमी लाने का दावा कर रहा है। डीएनए मित्रों, ये तो अमेरिका के बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर की बात हुई। ट्रेड डील का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। अमेरिकी टैरिफ कम करने का ऐलान होने के साथ ही भारतीय शेयर बाजार तेजी से भागने लगा। आज सेंसेक्स 2073 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 639 पॉइंट की बढ़त देखी गई। यानी भारतीय बाजार में केवल एक दिन में लगभग 2.5% की तेजी आई। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह बड़ी राहत है। रियलिटी, मेटल, बैंकिंग, फार्मा और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों का पैसा करीब 12 लाख करोड़ बढ़ गया। सोचिए, एक डील का ऐलान होते ही शेयर बाजार ने निवेशकों को कितना माला माल कर दिया। डीएनए मित्रों, टैरिफ और भारत अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव के कारण विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से दूरी बनाकर रखी थी। जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक विदेशी निवेशकों ने
2,20,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की थी। यानी टैरिफ का ऐलान होने से अब तक विदेशी निवेशकों ने हर घंटे औसतन 152 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। लगातार विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर शेयर बाजार की उथल पुथल पर पड़ रहा था। बाजार के जानकारों के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात बनने से शेयर बाजार को मजबूती मिलेगी। डीएनए मित्रों, अमेरिका के साथ ट्रेड डील में एक सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि तेजी कितनी होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि बाजार में ज्यादा गिरावट की संभावनाएं अब नहीं के बराबर या बेहद कम हो गई। करेंसी मार्केट में रुपए की कमजोरी पर ब्रेक लग गया है, कच्चा तेल फिर से नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक यहाँ पर इस लेवल पर बाजार में पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं, नेगेटिव्स कम हैं। एफआईज की बिकवाली और कंपनियों की कमाई बढ़ना, ये दो छोटी चीज़ें ऐसी है जो आगे हमें देखनी है। बाकी जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो ज़्यादातर आ चुके हैं। ऐसे में बाजार ज़्यादा घटेगा नहीं और हो सकता है धीमे धीमे अपनी मजबूती बनाने की कोशिश करें। डीएनए मित्रों, एक तरफ शेयर बाजार जहां तूफानी तेजी से भागा, वहीं दूसरी तरफ रुपए में भी मजबूती आई है। रुपया आज डॉलर की तुलना में लगभग 1.5% मजबूत हुआ। $1 का भाव 92 रुपए तक पहुंच गया था, जो आज 90 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। दिसंबर 2018 के बाद एक दिन में यह रुपए की सबसे ज्यादा मजबूती है। यानी रुपए की मजबूती के मामले में 7 साल का रिकॉर्ड आज टूट गया। डीएनए मित्रों, शेयर बाजार और रुपए के साथ साथ भारतीय कमोडिटी मार्केट में भी इस डील की खबर के बाद तेजी आई। सोने चांदी में जारी क्रैश पर ब्रेक लग गया और अचानक दोनों धातुओं की कीमत रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ गई। 3 दिनों की गिरावट के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी का दाम 13% यानी लगभग 32,000 रुपए प्रति किलो बढ़ा। अब चांदी का भाव 2,68,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ एमसीएक्स में सोने में भी करीब 8,000 रुपए यानी 5% की तेजी आई। 10 ग्राम सोना 1,52,000 रुपए पे आ गया, जबकि पिछले 3 कारोबारी दिनों में सोने की कीमत 26,000 रुपए कम हुई है। डीएनए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में और ज्यादा तेजी आई है। भारतीय बाजार पर भी इसका असर पड़ना तय है। मित्रों, ट्रेड डील की घोषणा के बाद भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़े तत्काल असर के बारे में आपको पता चल गया होगा। जाहिर है कि टैरिफ हटाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में भी पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। किन सेक्टर्स में भारत को लाभ होने वाला है उसके बारे में बताने से पहले आपको पिछले 6 महीने में टैरिफ के नेगेटिव असर के बारे में जानना चाहिए। अगस्त से अक्टूबर 2025 यानी टैरिफ लागू होने के पहले 3 महीनों के दौरान अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में 28% की कमी आई। मई 2025 में भारत ने अमेरिका को 8.83 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो अक्टूबर का महीना आते आते लगभग 6 अरब डॉलर का रह गया। भारत का निर्यात जहां घट गया, वहीं अमेरिका से होने वाला आयात बढ़ गया। अगस्त में अमेरिका से कुल आयात लगभग 3.5 अरब डॉलर था, जो अक्टूबर तक बढ़कर लगभग 4.84 अरब डॉलर हो गया। डीएनए मित्रों, अमेरिका को निर्यात कम होने का असर टेक्सटाइल, फुटवेयर, ज्वेलरी और फूड आइटम्स पर सबसे ज्यादा पड़ा। यह श्रम प्रधान उद्योग है जहां बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन अमेरिकी निर्यात घटने से कई कारखानों के बंद होने की नौबत आ गई। सूरत और मुंबई जैसे शहरों में लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। हालांकि भारत ने घरेलू खपत बढ़ाने के लिए जीएसटी में कटौती की, साथ ही दूसरे देशों को निर्यात में बढ़ोतरी की ताकि अमेरिकी निर्यात पर पड़े असर को कम किया जा सके। लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार होने की वजह से हालात ठीक होने में लंबा समय लगता। इस हालात में अमेरिका की तरफ से टैरिफ में कमी के ऐलान के बाद निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है। भारतीय सामान कीमत के मामले में एक बार फिर से अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। 100 रुपए का जो सामान टैरिफ की वजह से अमेरिका में 150 रुपए में बिकता था, वो अब 118 रुपए में ही बिकेगा। इससे भारतीय सामानों की मांग अब बढ़ेगी। टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फुटवेयर सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही ट्रेड वॉर खत्म होने से आईटी और फार्मा सेक्टर में भी अनिश्चितता कम होगी। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने टैरिफ में कमी का ऐलान करते हुए भारत पर कुछ शर्तें भी थोपी हैं। आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए। ट्रंप ने जो पहली बड़ी बात कही वो ये कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और रूस की जगह भारत अब वेनेजुएला से तेल का आयात करेगा। इससे यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। ट्रंप के मुताबिक भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर लगाने वाले टैरिफ 0 टैरिफ कर देगा।
साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर यानी 45 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह जानना चाहिए कि ट्रंप ने भले ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन भारत की तरफ से इनको लेकर कुछ भी फिलहाल नहीं कहा गया। अभी तक भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसमें यह कहा गया हो कि भारत ने ट्रंप की इन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है। जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है तो पिछले कुछ महीनों के दौरान इसमें कमी आई है, लेकिन यह पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। दिसंबर 2025 में रूस से तेल आयात घटकर 2 साल में सबसे कम हो गया। नवंबर की तुलना में दिसंबर में रूस से भारत के तेल आयात में 22% की कमी आई है। हालांकि आयात में कमी के बावजूद भारत के तेल आयात में रूस का हिस्सा 27% के आसपास है। यानी कमी के बावजूद रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। डीएनए मित्रों, अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के बदले वेनेजुएला से तेल खरीदे, वो वेनेजुएला जिस पर इन दिनों अमेरिका का कब्जा है और जहां का तेल इन दिनों अमेरिका बेच रहा है। भारत की तरफ से इससे पर कोई सहमति नहीं जताई गई, लेकिन वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध से पहले तक भारत वहां से भी तेल का आयात करता था। आज आपको रूस और वेनेजुएला के तेल के बीच का अंतर भी जानना चाहिए। रूस का तेल भारत को पहले से 8 से 10 डॉलर के डिस्काउंट पर मिलता था, लेकिन हाल के दिनों में यह छूट घटकर 2 से 3 डॉलर प्रति बैरल रह गई है। वहीं वेनेजुएला का तेल फिलहाल 4 से 5 डॉलर प्रति बैरल डिस्काउंट पर मिल रहा है, लेकिन भारतीय कंपनियां चाहती हैं कि इसे और सस्ता किया जाए। वेनेजुएला का तेल फिलहाल रूस की तुलना में सस्ता तो है, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी की वजह से लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ जाता है। यानी भारत को वेनेजुएला के तेल पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। क्वालिटी की बात करें तो वेनेजुएला का तेल गाढ़ा होने की वजह से भारत की सरकारी रिफाइनरी के लिए इसे प्रोसेस करना मुश्किल है। यानी अगर वेनेजुएला के तेल पर ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिला तो भारत का तेल आयात बिल बढ़ जाएगा। हालांकि ट्रंप की तरफ से ट्रेड डील की घोषणा के बाद रूस ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में साफ कर दिया कि भारत के साथ उसका संबंध मजबूत बना रहेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों का रूस सम्मान करता है, लेकिन हम रूस और भारत के बीच एक बेहतर रणनीतिक साझेदारी के विकास को भी उतना ही महत्व देते हैं। यानी ट्रंप के रूस से तेल ना खरीदने वाले बयान की जहां भारत ने पुष्टि नहीं की, वहीं रूस ने भी इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया है। डीएनए मित्रों, रूस की प्रतिक्रिया बताती है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनके लिए भारत अमेरिका की डील बड़ा महत्व रखती है। अब हम आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में इस डील से दूसरे देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण की शुरुआत उस यूरोपीय यूनियन से करते हैं जिसने एक हफ्ते पहले ही यानी 27 जनवरी को भारत के साथ वो व्यापारिक समझौता किया जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया था। मित्रों, अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के बाद यूरोपियन यूनियन के निर्माताओं को निश्चित तौर पर कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश दोनों ही भारत को मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उत्पाद बेचते हैं। इस ट्रेड डील के बाद दोनों ही पक्षों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दाम कम करने होंगे ताकि भारत में उनका बाजार बना रहे। यानी इस प्रतिस्पर्धा की वजह से भारत को मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पाद सस्ते दाम पर मिल सकेंगे। मित्रों, भारत और अमेरिका की डील देखने के बाद यकीनन यूरोपियन यूनियन ने खुद को कंपटीशन के लिए तैयार कर लिया होगा। यूरोपियन यूनियन से दूर एक देश ऐसा भी है जो इस डील को देखने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यह देश है पाकिस्तान। जी हां, वही पाकिस्तान जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ना सिर्फ ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाई थी, बल्कि ट्रंप के लिए रेड कारपेट भी बिछाया था। मित्रों, भारत के साथ अमेरिकी डील को लेकर पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, यह भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको भारत और पाकिस्तान को लेकर वर्तमान अमेरिकी टैरिफ पर ध्यान से नजर डालनी चाहिए। मित्रों, तमाम चाटुकारिता के बाद अमेरिका ने अब भी पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगाकर रखा है, जबकि भारत ने संयम के साथ ट्रंप के टैरिफ का सामना किया और आज भारत पर अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% पर आ गया है। यही बात पाकिस्तानी हजम नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो गया? जिस आसिम मुनीर को ट्रंप ने अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहा था, उसी मुनीर के मुल्क पाकिस्तान को ट्रंप ने भारत से कम प्राथमिकता दी है। मित्रों, जब तक पाकिस्तान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, तब तक ऐसी मजबूरी के साथ
भारत की तरफ ताकते रहना मानो पाकिस्तानियों की नियति बन चुकी है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत और अमेरिका की इस डील से चीन भी परेशान होगा। मित्रों, आज भी चीन के कई उत्पादों पर अमेरिका ने 30 से लेकर 37% तक का टैरिफ लगाकर रखा है। कुछ उत्पादों पर तो 50% तक का टैरिफ है। ऐसे हालात में अमेरिका ने चीन में बने उत्पादों का विकल्प भारत को बना सकता है, क्योंकि टैरिफ कम होने से न सिर्फ भारतीय उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद भी सस्ते दाम पर मिल पाएंगे। यानी मित्रों, ट्रेड डील को लेकर पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं। वहीं भारत में इस पर राजनीति अपने चरम पर है। सरकार इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने दबाव में यह समझौता किया। विपक्ष की आपत्तियों के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सत्ता पक्ष समझौते के बाद क्या कह रहा है। यानी मित्रों, अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील को लेकर एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। सरकार की तरफ से कहा गया कि हाल के महीनों में भारत ने कई बड़े व्यापारिक समझौते किए हैं, जिनमें भारत अमेरिका ट्रेड डील सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ विपक्ष इस समझौते के लिए सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है, यह डील भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली है। विपक्षी सांसदों ने इसके खिलाफ संसद में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा में डील को लेकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आपको डील को लेकर विपक्ष की आपत्तियों के बारे में भी जानना चाहिए। विपक्ष की पहली आपत्ति यह है कि समझौते का ऐलान अमेरिका की तरफ से क्यों किया गया। विपक्ष का यह भी आरोप है कि डील से किसानों और कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य करने से भारतीय बाजार में सस्ते अमेरिकी सामानों की बाढ़ आ जाएगी, जिससे घरेलू किसान बर्बाद हो जाएंगे। विपक्ष का यह भी कहना है, यह समझौता भारत की संप्रभुता को कमजोर करता है, क्योंकि अमेरिका भारत के व्यापार साझेदार तय करने की कोशिश कर रहा है। इसमें रूस का उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि भारत रूस की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। कांग्रेस सरकार पर दबाव में समझौते का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी ने भी राहुल पर पलटवार किया। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है। एक तरफ अमेरिका भारत ट्रेड डील पर तकरार है, तो दूसरी तरफ चीन का मामला है। सरकार की विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी 2 दिनों से सवाल उठा रहे हैं। राहुल के बयान पर संसद में हंगामा हो रहा है। आज जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो फिर से चीन का ही जिक्र किया। इस पर हंगामा शुरू हो गया। 3 बार संसद को स्थगित किया गया, सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष का विरोध और तेज हो गया। इसलिए अब हम संसद के अंदर हुए हंगामे के नए चैप्टर का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, संसद के अंदर राहुल गांधी के भाषण पर कल जहां पर अल्पविराम लगा था, आज फिर उन्होंने वहीं से शुरू किया। राहुल ने जैसे ही बोलना शुरू किया, वैसे ही उन्होंने अपने स्रोत में थोड़ा सा परिवर्तन करके फिर से चीन का ही चैप्टर खोल दिया। स्पीकर ने इसे नियमों का उल्लंघन बताकर रोक दिया। इस पर जोरदार हंगामा होने लगा। राहुल गांधी स्पीकर को अपने अधिकार और नियम के बारे में समझा रहे थे। तभी उनके बगल में बैठे कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने यार शब्द का प्रयोग कर दिया। फिर इस यार पर रार शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के सांसद और स्पीकर दोनों ने यार कहे जाने पर आपत्ति जताई। हम आपको सुनाते हैं कैसे चीन और डोकलाम पर शुरू हुआ शाब्दिक संग्राम यार पर पहुंच गया। माननीय श्री राहुल गांधी जी, जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair.
You cannot address the chair with yaar. चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई है? No, not correct. No. I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. Rule 349. Under Rule 349. No, no. आप सोचिए, हमारे देश की संसद में हमारे माननीय, हमारे चुने हुए सांसद किस बात पर बहस कर रहे हैं? यार पर बहस हो रही है। जब यह हंगामा चल रहा था, उसी दौरान कांग्रेस के सांसद जोर जोर से नारेबाजी करने लगे और फिर स्पीकर की तरफ जाकर पेपर उछाल दिया। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी की ओर पेपर उछालकर मर्यादा तोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने निलंबन का प्रस्ताव दिया और फिर संसद ने कांग्रेस के साथ और लेफ्ट के एक सांसद को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें कांग्रेस के मणिक्कम टैगोर, गुरजीत औजाला, इसके अलावा राजा वडिग, हिबी ईडन, किरण रेड्डी, प्रशांत पोडले, डीन कुरियोकोच और सीपीएम के सांसद एस वेंकटेश हैं। निलंबन के बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने अपने सांसदों के साथ संसद के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सांसदों ने सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाकर नारेबाजी की। कांग्रेस सरकार पर मनमानी का आरोप लगा रही है तो सत्ता पक्ष के सांसद कह रहे हैं कि मनमानी नहीं करने दी जाएगी। हम आपको सुनाते हैं दोनों तरफ से क्या क्या कहा जा रहा है। ज्यादा लोगों को सस्पेंड करना चाहिए था। ये गुंडागर्दी का कोई जगह नहीं है, ये सभी गुंडे हैं। आप उनको जो है टेबल पर कूद रहे हैं, आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। और उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। नेता विपक्ष को दरकिनार करके कहना कि हम आपके बिना ही ये डिबेट कराएंगे, तो क्या विपक्ष रहित लोकसभा और विपक्षहीन लोकतंत्र आप चाहते हैं? जिस ढंग से सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार तार 3 कल से कर रहा है और आज तो अति हो गया, को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो सीधे सीधे ये कहेगा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ना नेताओं के डीएनए में होता है। दोनों तरफ से वही हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान सीधे सीधे देश को उठाना पड़ रहा है। इस नाकाम बहस की कीमत हमारे आपके जैसे लोग चुकाएंगे, क्योंकि 2 और 3 फरवरी को सदन की कार्यवाही मुख्य रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित थी। इसमें देश की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और युवाओं की उम्मीदों पर चर्चा होती। बजट में जो बारीकियां थी वो स्पष्ट हो जाती। लोगों को पता चलता कि सरकार ने जो घोषणा की है वो उन तक कब और कैसे पहुंचेगी। लेकिन हंगामे की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। हंगामे की वजह से कई महत्वपूर्ण सरकारी और निजी विधेयकों पर चर्चा नहीं हुई। संसद को चलाने का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट है। इस हिसाब से देश के करदाताओं के 15 से 18 करोड़ रुपए 2 दिन में बर्बाद हो गए। पर इससे किसी को फर्क क्या पड़ता है? आम आदमी है, टैक्स देता रहेगा और नेता ऐसे ही तकरार करते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सिर्फ हंगामा किया, समय और पैसे की बर्बादी की, असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया। अच्छा होता कि बजट पर सरकार से सवाल पूछे जाते, विपक्ष के सवालों को शांति से सुनकर सरकार उसका उचित जवाब देती, लेकिन सांसदों की अपनी जिद और विरोध में संसद के 2 दिन पूरी तरह बर्बाद हो गए। यानी मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण उस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर है जिसने आपकी जेब में रखे फोन को जासूस बना दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा को साफ साफ कह दिया कि आप भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इन कंपनियों ने किया क्या ऐसा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इन्हें इतना बड़ा अल्टीमेटम दे दिया। मित्रों, यह विश्लेषण सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, देश के उन 53 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, उन 38 करोड़ लोगों से जुड़ा है जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के नाम पर इन कंपनियों ने आपकी जेब में रखे फोन को कैसे जासूस बना दिया है, आज हम उसका विश्लेषण करने वाले हैं। आपके मोबाइल में मौजूद जिन ऐप्स को आप अपनों से जुड़ने का जरिया मानते हैं, वो कैसे आपकी डिजिटल तिजोरी पर डाका डाल रहे हैं, आज आपको हम विस्तार से यह समझाने वाले हैं।
आज अपने विश्लेषण में आपको यह भी बताएंगे कि अपने डिजिटल डेटा को आप कैसे बचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि इस डिजिटल डकैती को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी पर लोगों के निजी डेटा के गलत प्रयोग के मामले में लगे 213 करोड़ के जुर्माने पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मौल्या बागची और विपुल एम पंचोली ने मेटा की अपील पर सुनवाई करते हुए मेटा को ही जमकर फटकार लगाई। मेटा पर लगे डेटा चोरी के आरोपों पर चर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो आज आपको बहुत ही ध्यान से देखना और समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि मेटा को भारतीयों से जुड़ी हुई एक भी जानकारी किसी एक के साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया। मेटा और व्हाट्सएप भारतीय यूजर्स के साथ टेक इट और लीव इट यानी या तो हमारी बात मानो या ऐप छोड़ दो वाला व्यवहार कर रहे हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर बात कर रहे हैं और किस लोकेशन से बात कर रहे हैं, यह सब किस तरीके से ट्रैक किया जा रहा है, उस पर कोर्ट ने कहा यह डेटा चोरी नहीं तो फिर और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा जिस तरह से मेटा ने पहले व्हाट्सएप को खरीदा और फिर व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया, यह निजता के अधिकार का हनन नहीं तो फिर क्या है। इस पर मेटा और व्हाट्सएप की तरफ से पेश वकील ने दलील दी यह सब उपभोक्ता की सहमति से किया जाता है। माइक और कैमरे को एक्सेस करने के लिए सहमति ली जाती है। उपभोक्ता कभी भी इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इस दलील पर कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा आप अपनी सुविधाएं यहां से ऑप्ट आउट कर लें, यानी अपना पूरा बिजनेस समेटकर यहां से जा सकते हैं। मित्रों, मेटा के वकील जो ऑप्ट आउट वाली दलील दे रहे थे, पहले उसे समझने की जरूरत है। जब आप मेटा के फेसबुक या व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं तो उस वक्त आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है। इस मैसेज में फोन और मैसेज तक पहुंच बनाने की परमिशन मांगी जाती है। एक आदमी क्या करता है, बिना मैसेज पढ़े या समझे वो ओके या अलाउ कर जाता है। लेकिन ओके और अलाउ के साथ जो मैसेज लिखा जाता है, असली खेल उसी में है। और इसी खेल पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या टिप्पणी की, यह भी आपको देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सड़क पर फल बेचने वाली गरीब महिला आपकी कथित अनुमति या फिर यूं कहें कि शर्तें समझ पाएगी। मित्रों, अदालत के सवालों के बाद मेटा ने हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव रखा। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामला अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। मित्रों, मामला अगले सोमवार तक के लिए तो स्थगित कर दिया गया, लेकिन कोर्ट ने आज सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के हित में, यानी आपके हित में जो सवाल उठाए उसे समझना जरूरी है। मित्रों, कोर्ट ने इन ऐप्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जिस भाषा का जिक्र किया है, सबसे पहले हम उसे आसान शब्दों में डिकोड करने वाले हैं। जब आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या मैसेंजर को पहली बार डाउनलोड करते हैं, तब आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके के मैसेज आते हैं। बाय टैपिंग एग्री एंड कंटिन्यू यू एक्सेप्ट द व्हाट्सएप टर्म ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। ये देखिए, ध्यान कीजिए, जब आप इन ऐप्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो इस तरीके का मैसेज आपकी स्क्रीन पर आता है। कई बार ऐप इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके के मैसेज आप देखते भी होंगे, उस वक्त भी आते हैं। अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स, अलाउ टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस। एक आम आदमी क्या करता है, वो बिना सोचे समझे अलाउ या ओके पर क्लिक कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये शायद जरूरी है। अगर इसे ओके या अलाउ नहीं करेगा तो वो एक्सेस नहीं पा पाएगा या उस ऐप पर काम नहीं कर पाएगा। उसे लगता है अगर उसने डिनाई किया तो ये ऐप चलेगा ही नहीं। इसी तरह से अनजाने में अपने फोन में इन ऐप्स को घुसपैठ करने की अनुमति दे दी जाती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं इस तरह लोग अनजाने में इन ऐप्स को क्या क्या एक्सेस दे देते हैं? कैमरा, माइक, लोकेशन, फोन में मौजूद फोटो, वीडियो, फोन में जितने नंबर सेव हैं, आप कौन सी वेबसाइट्स देख रहे हैं, आप फोन में और कौन कौन से ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं, यहां तक कि आपकी उम्र क्या है। इतना ही नहीं, जब आप अपने फोन में मेटा का कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये दूसरी कंपनियों यानी थर्ड पार्टी से भी आपके बारे में जानकारी जुटाती है। मित्रों, ये खेल कैसे खेला जा रहा है, इसकी जानकारी हमने मेटा की लंबी चौड़ी प्राइवेसी पॉलिसी को बढ़कर के निकाली, जो आप में से
1% लोग भी नहीं पढ़ पाते होंगे, क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसी 15,000 शब्दों की है। मित्रों, आपसे जुड़ी जो जानकारी इन ऐप्स के जरिए जुटाई जाती है वो इतनी संवेदनशील है कि इनसे आपको कंट्रोल किया जा सकता है। मित्रों, इन सारी जानकारियों के जरिए ही फेसबुक या मेटा के अन्य ऐप्स पर आपको एड्स दिखाए जाते हैं। ये कंपनियां किस हद तक डेटा से खेलती है, इसे एक उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। मान लीजिए किसी ऑनलाइन कोचिंग कंपनी को अपना एड दिल्ली के ऐसे खास इलाके में दिखाना है जहां स्टूडेंट्स रहते हों, उनकी उम्र 18 से 25 साल हो और वो ग्रेजुएट हो, तो फेसबुक चुन चुनकर ऐसे बच्चों को एड दिखाएगा। मित्रों, आपने कई बार गौर किया होगा, आप अगर किसी से जूते खरीदने की बात कर रहे हैं या फिर इंटरनेट पर अपने जूता सर्च किया होगा तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जूतों के एड्स दिखने लगते हैं। कुछ इसी तरह से आपके हर क्लिक और हर कदम का हिसाब किताब रखा जाता है। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इससे जुड़ा अपना एक निजी अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया, अगर व्हाट्सएप पर किसी डॉक्टर से तबीयत बिगड़ने की बात की जाए और डॉक्टर मैसेज में ही दवाई का नाम बता दे तो 5 से 10 मिनट के अंदर ईमेल से लेकर यूट्यूब पर दवाइयों के प्रचार दिखाई देने लगते हैं। मित्रों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे, ये कंपनियां आपकी डिजिटल जासूसी नियमों के दायरे में रहकर कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पर अनजाने में आपसे अनुमति ले ली है। मित्रों, आज इस धोखाधड़ी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मेटा और व्हाट्सएप को फटकार लगाई गई। कोर्ट में आज मेटा और व्हाट्सएप के वकीलों से यह पूछा गया, क्या तमिलनाडु या बिहार के किसी सुदूर गांव में रहने वाला व्यक्ति उस भाषा को समझ पाएगा जिसमें आपकी पॉलिसी लिखी गई है? मित्रों, जाहिर सी बात है, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मेटा जैसी कंपनियां लाखों करोड़ों की सैलरी देकर एक्सपर्ट्स को नौकरी देती हैं जो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को तैयार करते हैं। इनका काम यही होता है कि भाषा इतनी सरल दिखे कि आपको खतरा महसूस ना हो और कानूनी रूप से कंपनी पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। मित्रों, समस्या बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों भारतीयों से जुड़ी है, इसलिए आज हम डीएनए में इस समस्या का समाधान भी आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। आगे हम जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आप इस डिजिटल डकैती से बचना चाहते हैं तो अपने फोन पर साथ साथ इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप नया अपडेटेड स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने पर हमेशा ध्यान रखिए। अगर यहां हरा या नारंगी बिंदु यानी डॉट दिखाई दे तो समझ जाइए कोई ऐप आपके कैमरा, माइक या लोकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान से देखिएगा ऊपर की तरफ। आप इस पर क्लिक करके ये जान भी सकते हैं कि किस ऐप ने कितनी बार आपके कैमरे, माइक और लोकेशन को ट्रेस किया है। मित्रों, इस विश्लेषण के लिए रिसर्च करते वक्त जब हमारी टीम के एक सदस्य ने अपने फोन पर यह चेक किया तो पता चला कि पिछले 24 घंटे में 11 ऐप्स ने फोन की लोकेशन को ट्रैक किया। इसमें भी सबसे ज्यादा करीब 20 बार मेटा के ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम ने लोकेशन को ट्रैक किया। मित्रों, इस डिजिटल जासूसी को बंद करने का तरीका है, क्योंकि अभी भी रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में है। इसलिए आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करें, वहां परमिशन मैनेजर ऑप्शन पर जाएं। यहां आप देखेंगे कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का एक्सेस किन किन ऐप्स के पास है। जो ऐप गैर जरूरी हैं उस पर क्लिक करके आप इसे डोंट अलाउ भी कर सकते हैं या अलाउ व्हाइल यूजिंग ऐप, यानी सिर्फ ऐप का इस्तेमाल करते हुए ही इसे एक्सेस दे सकते हैं। मित्रों, इंटरनेट की क्रांति आने के बाद डेटा को लेकर यह कहा गया, डेटा इज द न्यू गोल्ड, यानी आपसे जुड़ी डिजिटल जानकारी सोने की तरह है। लेकिन सोचिए कितनी सोची समझी साजिश के तहत इसे आपकी अनुमति से ही चुराया जा रहा है और आगे बेचा भी जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मेटा भारत में सिर्फ एड्स से यानी विज्ञापन से करीब 1,75,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। लेकिन आपके डेटा के इस्तेमाल से जो कमाई की जा रही है उससे आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। मित्रों, सिस्टम यानी ढांचा लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिस्टम समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करता है, सबके अधिकार तय करता है, यह तय करता है कि व्यवस्था ठीक से चलती रहे। सोचिए अगर इस सिस्टम का अतिक्रमण हो, सिस्टम में शामिल लोग ही अपने अधिकार का उल्लंघन करने लगे तो क्या होगा? निश्चित तौर पर अराजकता फैलेगी। आज हम अधिकारों के अतिक्रमण वाली ऐसी ही सोच का विश्लेषण अब करने वाले हैं। इस वक्त मेरी बाईं तरफ चल रहे वीडियो को ध्यान से देखिए। गाड़ी के बोनट पर नंबर प्लेट के ऊपर लाल रंग से दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, यानी यह गाड़ी दिल्ली पुलिस की है।
इसका बोनट खुला हुआ है और कुछ लोग गाड़ी के आसपास मौजूद हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही दिलचस्प खबर है और भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही संवेदनशील खबर है। यह गाड़ी खराब नहीं है, इसकी चेकिंग हो रही है, इसलिए इसका बोनट खोला गया है। पुलिस की गाड़ी की चेकिंग सुनकर आश्चर्य मत कीजिएगा। यह सही है कि दिल्ली पुलिस के काफिले में शामिल गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। कहां पे? दिल्ली में ही। चेकिंग बिहार, यूपी या कर्नाटक में नहीं हो रही है, दिल्ली में ही दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और चेकिंग करने वाले भी पुलिसकर्मी ही हैं। दिल्ली पुलिस के काफिले में शामिल गाड़ियों की चेकिंग कैसे हुई, इसे हम आपको एक बिग वॉल के जरिए दिखा देते हैं। बोनट खोलकर इंजन को स्कैन किया गया, आप देख सकते हैं। यह बोनट खोला गया है। पहले तो आप यह देख लीजिए, यह दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, लिखा हुआ है इस पर। अब इसका बोनट खोल दिया गया है और यहां पर इस पुलिस की गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। गाड़ी के दरवाजे खोलकर अंदर की चेकिंग की गई है, जैसे पुलिस संदेह होने पर संदिग्धों की गाड़ी चेक करती है। उसी तरह बाकायदा आगे से पीछे तक पूरी गाड़ी ये चेक की जाती है। जो लोग दिल्ली पुलिस के काफिले में शामिल गाड़ी को चेक कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। सोचिए कैसा गजब हो रहा है। जिस दिल्ली पुलिस को दिल्ली में दूसरों की गाड़ी की सुरक्षा की जांच करनी चाहिए, वो अपनी गाड़ी की जांच करवा रही है। मतलब ये कैसी व्यवस्था है और ऐसा क्यों हुआ, अब इसे समझिए। वीडियो में जो लोग दिल्ली पुलिस की गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, वो बंगाल यानी पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारी हैं। जहां दिल्ली पुलिस की गाड़ी की जांच हो रही है, वो दिल्ली का बंग भवन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर है। प्रोटोकॉल के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम ममता बनर्जी को सुरक्षा देने के लिए बंग भवन पहुंची थी, लेकिन यहां दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी ली गई। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब दिल्ली की जमीन पर दिल्ली पुलिस के क्षेत्राधिकार में दूसरे प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की जांच की। यह अविश्वास है या राजनीति, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि दिल्ली पुलिस किस प्रोटोकॉल के तहत बंग भवन में पहुंची थी। मित्रों, प्रोटोकॉल के मुताबिक भारत में जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाता है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मेजबान राज्य की होती है। मेजबान राज्य का कर्तव्य होता है कि वो अतिथि सीएम को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। इसके लिए स्थानीय पुलिस के जवान, पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ियां जहां सीएम ठहरते हैं, वहां सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती है। इसके लिए सीएम के कार्यक्रम की जानकारी मेजबान राज्य को पहले से देना अनिवार्य होता है। यह प्रोटोकॉल आमतौर पर सभी विशिष्ट लोगों के लिए होता है। इसका पालन सभी राज्य करते हैं। तो पश्चिम बंगाल की सीएम दिल्ली आई थी। दिल्ली में आजकल हाई अलर्ट है। ममता बनर्जी के थ्रेट परसेप्शन यानी उनकी सुरक्षा से जुड़े खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस अपना कर्तव्य निभाने पहुंची थी। लेकिन हुआ क्या? ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की ही गाड़ियों की चेकिंग करवा दी। और सिर्फ चेकिंग ही नहीं कराई, बल्कि चेकिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। देखिए, एक महिला अधिकारी पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग कर रही है। ये रिकॉर्डिंग कैसे ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए खतरा है, हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं आखिर दिल्ली में ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए पहुंची दिल्ली पुलिस की तलाशी क्यों हुई। इसे समझने के लिए एक दिन पहले का ममता बनर्जी का वीडियो देखिए। इस वीडियो में ममता बनर्जी जो कह रही हैं, उसे ध्यान से सुनिए। क्या हुआ आप लोगों ने, क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या की रहा है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में से भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं। ये शुद्ध राजनीति है। ममता बनर्जी दिल्ली पुलिस पर बंगाल से आए लोगों को धमकाने और जासूसी का आरोप लगा रही है। ममता आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली पुलिस पश्चिम बंगाल से आए उन लोगों को धमका रही है जो एसआईआर की शिकायत करने दिल्ली आए हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ममता जी ने पश्चिम बंगाल से 22 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को दिल्ली बुलाया, यानी उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं था। पहले दिल्ली पुलिस पर आरोप, फिर गाड़ियों की तलाशी। इससे साफ है यह मुद्दा सुरक्षा में चूक का नहीं, सियासत में मौका नहीं चूकने का है। इसलिए सवाल भी यही है
क्या राजनीतिक हित के लिए संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ना सही है? बीजेपी यही सवाल ममता बनर्जी से पूछ रही है। ममता बनर्जी की ड्रामा पॉलिटिक्स सारा देश देख रहा है। समय पूरा हो गया है, अब जाने का समय है, इसलिए ये सब ड्रामाबाजी चल रहा है। इससे कुछ बनने वाला नहीं है। ऐसा घुमाने के लिए दिल्ली आके नाचुनकी कर रहा है। जो दिल्ली पुलिस ऐसा किया, जनता का वो गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। अमेरिकी संविधान के पिता कहे जाने वाले प्रसिद्ध विद्वान जेम्स मैडिसन ने कहा था कि शक्ति स्वभाव से अतिक्रमण करने वाली होती है और इसे अपने निर्धारित सीमाओं से आगे बढ़ने से प्रभावी रूप से रोका जाना चाहिए। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जो किया वो अधिकारों का अतिक्रमण है। यह संवैधानिक व्यवस्था का अतिक्रमण है। आमतौर पर कोर्ट के आदेश के बाद ही सुरक्षा बलों की गाड़ियों की तलाशी होती है। एक प्रदेश की पुलिस जब दूसरे प्रदेश में जाती है तो इसके लिए भी व्यवस्था है, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़कर दूसरे प्रदेश में उसी प्रदेश की पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग ये अराजकता है। यह अधिकारों का शुद्ध अतिक्रमण है। अधिकारों का यह अतिक्रमण अगर ऐसे ही चलता रहा तो अराजकता फैल जाएगी। समझिए, आज पश्चिम बंगाल की पुलिस दिल्ली में दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, कल पंजाब की पुलिस दिल्ली पुलिस को बताए बिना दिल्ली में किसी को गिरफ्तार कर ले। सोचिए क्या होगा अगर पीड़ित के घर वाले अपहरण का केस करें और दिल्ली पुलिस कथित दोषियों को पकड़े तो पता चले वो पंजाब पुलिस के जवान हैं। सोचिए कल को कर्नाटक पुलिस बिना सूचना दिए उत्तर प्रदेश में किसी ठिकाने पर छापेमारी कर दे, जहां छापा पड़ा वहां से यूपी पुलिस को डकैती की सूचना मिले, जब यूपी पुलिस मौके पर पहुंचे तो पता चले यह कर्नाटक पुलिस की छापेमारी है। अगर ऐसा होने लगा तो अराजकता फैलेगी। प्रशासनिक टकराव के साथ ही राजनीतिक टकराव भी शुरू हो जाएगा। इसलिए देश के संविधान में पुलिसिंग को राज्य सूची में रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और समन्वय केंद्र का विषय है, यानी सभी पक्षों की कानूनी मर्यादा तय की गई है। लेकिन दिल्ली में पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो किया उससे संवैधानिक अधिकार की मर्यादा तार-तार हो गई। सोचिए अगर दिल्ली में ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई चूक हो जाती तो आरोप किस पर लगते? दिल्ली पुलिस पर। लेकिन इसी दिल्ली पुलिस के काम में बाधा खड़ी की गई और जिन अधिकारियों ने किया उन्होंने ममता जी की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया। ममता जी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। ऐसी सुरक्षा वाले व्यक्ति के लिए अतिरिक्त सावधानी और गोपनीयता बरती जा रही है। लेकिन बंग भवन के सामने एक महिला अधिकारी मोबाइल से गाड़ियों का वीडियो बना रही थी। यह कानूनी तौर पर गलत है क्योंकि वीडियोग्राफी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है। आदेश मिलने के बाद यह डिपार्टमेंट तय नियम के तहत वीडियोग्राफी कराता है। सोचिए Z+ सिक्योरिटी वाले व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा यह वीडियो अगर लीक हो जाए तो क्या होगा? यह जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी कि ममता जी के काफिले में कैसी गाड़ियां होती हैं, कितनी गाड़ियां होती हैं। इससे खतरा बढ़ सकता है। प्रसिद्ध विद्वान एलेक्स डी टॉकविल ने कहा है कि शक्तियों के केंद्रीयकरण और अतिक्रमण से लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। दिल्ली में जो हुआ वो शक्तियों के केंद्रीयकरण और अधिकारों के अतिक्रमण का साक्ष्य है। ममता जी को खुश होना चाहिए था कि दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सतर्क है, लेकिन उन्होंने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए दिल्ली पुलिस की ही तलाशी करा दी। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में अधिकारों के अतिक्रमण का यह ट्रेंड यहीं थमना चाहिए, क्योंकि अगर ममता जी की देखा देखी दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी ऐसा करने लगे तो इससे अराजकता बढ़ेगी, व्यवस्था चरमराएगी। ममता जी को समझना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में संघीय ढांचे को अपनाया गया है। सिस्टम व्यवस्थित तरीके से काम करे, इसके लिए जरूरी है कि सभी पक्ष अपने दायरे में रहें। अगर अधिकारों का अतिक्रमण हुआ तो इससे अराजकता फैलना तय है। ममता बनर्जी जो कर रही हैं उसे रोकने का रास्ता संविधान में तय किया गया है। इसे संवैधानिक रास्ते से ही सुलझाया जा सकता है। सड़क पर अराजकता करने वालों को रास्ते पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में की जाती है। कानून व्यवस्था पर शून्य सहनशीलता वाला यह मॉडल फिर से अब चर्चा में है। योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा है कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। अब हम योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस मॉडल वाली प्रतिबद्धता का विश्लेषण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में यूपी फार्मा कॉन्क्लेव के मंच पर पहुंचे थे। सामने वैश्विक निवेशकों और उद्यमियों की मौजूदगी थी। उद्योग, निवेश, रोजगार का सीधा कनेक्शन कानून व्यवस्था से होता है। इसलिए सीएम योगी ने मंच से फिर कानून व्यवस्था को लेकर शून्य सहनशीलता वाली अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सीधे और साफ साफ शब्दों में कहा, अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। पहले सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा
तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ निवेशकों और उद्यमियों को भरोसा दिलाने के लिए यह बात नहीं कही। इसका अर्थ बड़ा और व्यापक है। दरअसल 28 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में एनकाउंटर पर कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आरोपी के पैर में गोली मारना एक रूटीन प्रैक्टिस बन गया है। पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है, सजा केवल न्यायपालिका का क्षेत्र है। पुलिस न्यायपालिका की भूमिका नहीं निभा सकती है। हाफ एनकाउंटर अस्वीकार्य है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। कोर्ट ने 6 पॉइंट की सख्त गाइडलाइंस जारी की थी। कोर्ट की इस टिप्पणी और गाइडलाइंस के 6 दिन बाद सीएम योगी का बयान आया। सवाल यह कि क्या सीएम योगी का बयान हाईकोर्ट की टिप्पणी पर रिएक्शन है? मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सुख का मूल आधार धर्म है। धर्म का मूल आधार अर्थ यानी समृद्धि है और समृद्धि का मूल आधार अच्छा शासन है। योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बयान नहीं दिया है। बेशक उनका बयान हाईकोर्ट की टिप्पणी के 6 दिन बाद आया है, लेकिन उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। योगी ने साफ किया कि अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। पुलिस भी गोली ही चलाएगी और इसमें अपने पराये का भेद नहीं होगा। मित्रों, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को मिला है। इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार नागरिकों की तरह ही है। बीएनएस में भी आत्मरक्षा के अधिकारों का वर्णन है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने उसी मंच से दोहराया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और यहां कानून से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहां के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है और यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। डीएनए में आज का संदेश, जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जीवन को समझना पड़ता है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, यह देश सबका है। यह देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।